हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हम तो बहुत सारे चैप्टर पढ़ रहे हैं, जूलॉजी भी कर रहे हैं, बॉटनी भी कर रहे हैं, तो उससे हमें अभी वो मतलब नहीं है। पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं सर? हमने जो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट की थी उसके आपको अब तक 2 लेक्चर मिल चुके हैं। एक तो बायोटेक 1 करके मिला होगा, बायोटेक 2 लेक्चर करके मिला होगा। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना सर, वो लेक्चर नंबर 3 है। यानी बायोटेक का आज आपके सामने कौन सा लेक्चर आ रहा है सर? बायोटेक का आपके सामने आ रहा है लेक्चर नंबर 3। चैप्टर कौन सा चल रहा है सर? बायोटेक में तो 2 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस और फिर आता है एप्लीकेशन। पुरानी एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो कि क्लास 12 की एनसीईआरटी है, उसमें 11 चैप्टर सर क्या है? बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल्स है, जो कि उसका प्रिंसिपल और प्रोसेस को बताएगा। और हमारा सर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है। हमने सर कहाँ तक पढ़ लिया है बायोटेक्नोलॉजी में? देखो, बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या पढ़ रहे थे? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे थे। सर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? जो डीएनए को कट करते हैं। अब डीएनए को कट करते हैं तो सर इसका मतलब वो डीएनए को काट देंगे। तो हम ये पढ़ रहे थे कि बैक्टीरियोफाज क्या होता है सर? एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। मारता तो क्या है, वो अपना न्यूक्लियस, जो कि उसका जेनेटिक, न्यूक्लियस तो नहीं, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है ना सर, वो बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है और वो उसकी कॉपी होने लगती है, यानी उसकी प्रोटीन बनने लगती है और साथ में क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाता है। ये तो सर बेसिक चीज थी। पर क्या होता है ना, नेचर उसको क्या देती है सर? एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि बैक्टीरिया भी सरवाइव कर सके। अब क्या हुआ सर, वायरस ने सोचा कि मैं बैक्टीरिया पे अपनी कॉलोनी, अपना सब कुछ बसा लूंगा। उसने क्या किया? अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया। तो बैक्टीरिया को सर एक चीज प्रोवाइड करी थी नेचर ने कि उसके अंदर एंडोन्यूक्लियसेस डाले थे जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे। उसने क्या किया ना, जो वायरस की चाल थी ना सर, कि क्या चाल थी? मैंने अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर दिया, अब मैं आराम से ग्रोथ करूंगा। क्या हुआ सर? उसकी जो ये सोच थी उसमें पानी फिरा, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने उसके डीएनए को काट दिया। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो डीएनए को काटता है, तो सर बैक्टीरिया में भी तो डीएनए पाया जाता है, तो बैक्टीरिया के डीएनए को भी काट सकता है। ये क्वेश्चन तो उठना लाजमी है। तो हाँ सर, वो बैक्टीरिया के डीएनए को भी काट सकता है। तो फिर ऐसा क्या उपाय है कि वो उसके डीएनए को ना काटे और वो काटे सिर्फ वायरस के डीएनए को? तो देखो, साथ में उसमें क्या होता है ना, जो बैक्टीरियल डीएनए होता है उसमें मिथाइलेज प्रेजेंट होता है सर। और मिथाइलेट जो डीएनए होता है उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क नहीं कर पाता। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब उसके बेस पे ये मैं आपको जानबूझ के क्लास का रिवीजन करा रहा था क्योंकि क्विक रिकैप भी जरूरी है सर। अब मैंने उसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने जो कि असर्शन रीजन है। मैंने आपको कहा था मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको कराऊंगा और जो क्वेश्चन मैंने नहीं करे वो भी कराऊंगा, जिससे क्या हो सर, आपका सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, आप अच्छे से सिलेक्ट हो सके। तो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसका लेक्चर नंबर 3 है सर, बायोटेक का। आपके सामने असर्शन रीजन दिया है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और आप अपने आंसर को टिक लगाना सर। पहला आपसे बोल रहा है असर्शन रीजन में ए दे रखा है, असर्शन आर दे रखा है सर, उसका रीजन। तो क्या कह रहा है? देखो, असर्शन बोल रहा है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डू नॉट कट ओन बैक्टीरियल डीएनए। मतलब कह रहा है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो नहीं काटता है सर अपना बैक्टीरियल डीएनए को। अब उसका रीजन बोल रहा है। रीजन कह रहा है मिथाइलेज इज एन एंजाइम which is present inside the bacteria which methylates the DNA और which add methyl group to DNA। कह रहा है उसका रीजन ये है कि मिथाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है बैक्टीरिया में जो कि मिथाइलेट्स कर देता है उसके डीएनए को और क्या करता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। तो आपसे बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए आंसर में कि असर्शन करेक्ट है, रीजन दोनों करेक्ट हैं और जो असर्शन है वो एक्स ना, जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ए ऑप्शन कह रहा है। बी आपसे कह रहा है असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट बट रीजन नॉट एक्सप्लेन असर्शन। सी आपसे कह रहा है असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। और डी आपसे कह रहा है असर्शन एंड रीजन बोथ रॉन्ग। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और अपने आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में दे दो। अगर आपने पढ़ा है और अभी की क्लास को भी सुना तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लिया होगा आप सबने, 5 सेकंड तक सोच लो। 1 2 3 4 5 सेकंड हो गए। अब आंसर सुनो। देखो, असर्शन में कह रहा है कि एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो ओन बैक्टीरियल डीएनए, अपने बैक्टीरियल डीएनए को नहीं काटते।
कारण बोल रहा है मिथाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द बैक्टीरिया, वो मिथाइलेट्स कर देता है डीएनए को और विच ऐड मिथाइल ग्रुप टू डीएनए। तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो दोनों यानी अभी तक हमारा क्या सही हो गया सर, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, क्यों? क्योंकि मिथाइलेट डीएनए पे सर क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम नहीं करता, यानी कि वो अपने ओन डीएनए को सर नहीं काटेगा। तो इसका आंसर सर क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो गया है। इसी तरीके से ना सर आपको आगे भी पढ़ते रहना है। अब हम क्या पढ़ेंगे सर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। यानी आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नोमेनक्लेचर। मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो आज हम नोमेनक्लेचर करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। तो हेडिंग लगाओ नोमेनक्लेचर। अब ये चैप्टर भी मिटाई देता हूं, अब तो पता चली गया होगा, लेक्चर 3 चल रहा है हमारे साथ। तो इसी तरीके से आप बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड हो जाएगा। आपको ऐसा फील नहीं होगा सर कि हमने क्या कहते हैं पैसे नहीं दे रहे हैं तो हमें क्या कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। आपको बिना पैसे के भी सर क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ा रहा हूं तो आपको मेरे ही लेक्चर देखने, अगर आपको मेरे से समझ नहीं आता है तो साफ बात है आपको मेरे लेक्चर नहीं देखने चाहिए। पर अगर समझ में आता है तो आपको सपोर्ट भी करना चाहिए और क्या करना चाहिए सर, लाइक करना चाहिए और कमेंट कर देना चाहिए। तो अब हम क्या पढ़ेंगे सर, नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो हेडिंग आप लगाओ नोमेनक्लेचर। अब कई कहेंगे सर आप ये 2 एग्जाम्पल से मैं आपको नोमेनक्लेचर समझाऊंगा, क्या सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल हैं? नहीं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं पर आपको 2 एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा, फिर आप अपने हिसाब से समझ लेना। तो पहला आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं सर, इको R1। एक एग्जाम्पल है हमारे सामने ए करके। सर ये क्या है सर, ये इको R1 है, यानी ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो कि डीएनए को काटेगा। तो सर मैंने लिख लिया इको R1। अब इसका क्या मतलब है, हमने इसको इको R1 क्यों नाम दिया, यानी ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम इको R1 क्यों पड़ा? कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा, कोई ऐसा कारण रहा होगा सर, उसको एक्सप्लेन करो कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने इको R1 नाम क्यों दिया। तो आइए बात कर लेते हैं ना, जो यहाँ पे ई होता है ना सर, वो डिनोट करता है किसको, जीनस को। यानी जो शुरू का कैपिटल लेटर हमने ले रखा है ना ई, वो क्या है सर, जीनस है। जीनस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ई को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जीनस की जो यहाँ पे जो ई है वो किससे आ रहा है सर, इस्चीरिचिया से आ रहा है। किससे आ रहा है, इस्चीरिचिया। तो एक बैक्टीरिया है जो कि इस्चीरिचिया कोलाई, आपने सुना है। इस्चीरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसमें से हमने सर उसके जीनियस में से ई ले लिया। यानी ई क्या है सर, वो कैपिटल लेटर है जीनस का जो हमने यहां लिया है। तो आप लिखना फर्स्ट वर्ड ऑफ जीनस। वहां से हमने क्या ले लिया ना सर, पहला अक्षर ले लिया जीनस का। इज यूज्ड, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। यानी हम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नाम दे रहे हैं वो किसके बेस पर दे रहे हैं ना सर, हमने इको R1 लिखा। तो ये इको R1 का मतलब क्या है ये बता दो। तो देखो इको R1 का मतलब ये होता है ना सर, जो ई यहाँ पे आ रहा है वो इस्चीरिचिया कोलाई का जो जीनस है ना, उसके कैपिटल लेटर, जो फर्स्ट लेटर को आपने क्या लिखना है, जीनस के नाम से लिखना है, जो कि कैपिटल लेटर लेना है। अब ये CO का क्या मतलब है सर, तो इस्चीरिचिया कोलाई में जो स्पीशी है ना सर, ये जीनस होता है और एक स्पीशी होता है। तो ये स्पीशीज के पहले 2 लेटर लेने हैं आपको, स्पीशीज के पहले 2 लेटर लेने हैं। ये स्पीशीज है, स्पीशीज क्या है सर, कोलाई। तो इसके आपने क्या लिए सर, 2 लेटर ऑफ स्पीशीज आर टेकन, 2 लेटर्स ऑफ स्पीशीज आर टेकन। यानी हमने स्पीशीज में से क्या ले लिए सर, 2 लेटर ले लिए। बहुत बढ़िया, यहां तक तो सब समझ में आ गया। अब क्या करें सर, ये आर का क्या मतलब है। तो देखो जब आप बॉटनी पढ़ेंगे बॉटनी वाले सर से, तो वो आपको स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। मैं तो जूलॉजी का सर हूं, मैं तो ऐसा कह के बच जाऊंगा।
क्या कहूंगा सर, आप बॉटनी के टीचर से पढ़ोगे कि बैक्टीरिया में स्ट्रेन पाए जाते हैं, तो आप कैसे बचोगे सर, आप ही तो हमको बॉटनी पढ़ाते हो और आप ही हमको जूलॉजी पढ़ाते हो। तो मैं जब बॉटनी वाले पार्ट में आऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया में सर स्ट्रेन पाए जाते हैं। स्ट्रेन क्या होते हैं सर, वेरिएंट होते हैं या वेरिएशन होते हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, इसका एक स्ट्रेन होता है जो कि RY13 होता है। क्या होता है सर, RY13 एक स्ट्रेन पाया जाता है। स्ट्रेन क्या होता है, वेरिएशंस होती है बैक्टीरिया में, तो उसमें से हम ना क्या ले लेते हैं सर, उसका फर्स्ट लेटर ले लिया यहाँ पे जो कि R था। तो ये तो समझ में आ गया, ई को आर तक हमको ये समझ में आ गया सर। ई क्या है, जीनस है, जीनस भी इस्चीरिचिया का है, उसका फर्स्ट लेटर लिया जो कि कैपिटल लेटर है। अब ये सीओ का क्या मतलब है सर, सीओ मतलब होता है स्पीशीज, जो कि इस्चीरिचिया कोलाई की स्पीशीज है, उसमें से आपने 2 लेटर ले लिए और स्पीशीज आर टेकन हो गया। अब बोल रहे हैं आर का मतलब क्या होता है सर, आर का मतलब होता है स्ट्रेन, यानी कि बैक्टीरिया का स्ट्रेन जिसमें से आपने आर ले लिया। अब ये सर 1 का मतलब क्या है ये तो बता दो। तो ये 1 क्या है ना सर, ये 1 है रोमन नंबर। तो ये रोमन नंबर क्या बताता है सर हमें, यहाँ पे ये रोमन नंबर हमको बताता है कि ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन क्या है, क्या है, ऑर्डर इन विच, order in which enzyme has been isolated, enzyme has been isolated or characterized and characterized। तो ये आपको जो रोमन नंबर है ना सर, ये रोमन नंबर हमको ये बताने का काम करता है कि वो ऑर्डर कौन सा था जिसमें एंजाइम को आइसोलेट किया गया, यानी उस बैक्टीरिया में से निकाला गया और साथ में उसका कैरेक्टराइज किया गया। अब अगर 1 लिखा है तो इसका मतलब वो इस्चीरिचिया कोलाई में से पहला स्ट्रेन होगा जो कि आपको क्या कहते हैं निकाला गया होगा, उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन 1 होगा। यानी सबसे पहले ना इको R1 में से जो फर्स्ट नंबर का निकला था सर वो इको R1 था, उसमें से हमने क्या किया, एंजाइम को आइसोलेट किया और कैरेक्टराइज कर दिया। अब सर हमें कैरेक्टराइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, हमने तो एंजाइम निकाल लिया, बस बहुत है। तो देखो ऐसा होता है ना, जब तक आपने किसी भी चीज को निकाला या आपने एंजाइम आइसोलेट किया, ठीक है सर, अगर आप उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं पता, यानी कि वो किस तरह से काम कर रहा है, अगर आपको यही नहीं पता तो आपका आइसोलेट करने का कोई फायदा नहीं है। लैब में अगर आप कोई चीज, तब एक्सपेरिमेंट सफल माना जाएगा जब आप उसको कैरेक्टराइज कर दो। अगर आपको उसका वर्क ही नहीं पता तो आइसोलेशन का कोई फायदा नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं है। तो आप अगर कोई भी चीज आइसोलेट करते हो ना तो उसका सर आपको फंक्शन पता होना चाहिए, उसका कैरेक्टराइज, उसका काम पता होना चाहिए सर, तभी आपका जो आइसोलेशन है वो एक्सपेरिमेंट को सफल मानेगा, नहीं तो आपका आइसोलेशन बेकार है। अब मैंने क्या करा, मान लो मैं डॉक्टर बन गया झोला छाप टाइप का, या कोई भी ऐसा डॉक्टर बन गया। अब मैंने क्या किया, एक पेशेंट में से पेनक्रियास निकाल लिया। ऐसे तो मैं झोला छाप नहीं बनता, पर अगर मैं मान लो मैं नहीं, कोई भी ऐसा डॉक्टर है जिसने किसी एनिमल या किसी पर्सन में से पेनक्रियास निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। अब उसको पेनक्रियास का फंक्शन ही नहीं पता है, यानी वो करना क्या चाहता है पेनक्रियास से, सर उसने आइसोलेट कर दिया, तो वो डॉक्टर पागल डॉक्टर कहलाएगा ना। उसको तो पता ही नहीं है पेनक्रियास का फंक्शन क्या है, ना वो जानना चाह रहा हो, ना उसमें इंटरेस्ट है, उसने आइसोलेट कर लिया, निकाल लिया और रख दिया सजा के, तो वो तो पागल डॉक्टर कहलाएगा। क्योंकि आपको उसका सर क्या होना चाहिए, कैरेक्टराइजेशन, यानी उसका फीचर पता होना चाहिए। लैब में ऐसे एंजाइम्स निकाले गए, उनको ऐसा थोड़ी कि बैक्टीरिया में काम करते हुए दिखेंगे, बैक्टीरिया तो खुद इतना छोटा है, उसमें क्या पता लगेगा सर। उन्होंने क्या किया, एंजाइम्स को आइसोलेट करके देखा, लैब में अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, जिससे ये पता चला कि सर ये तो एंडोन्यूक्लियस है, ये डीएनए को काटने का काम करता है, न्यूक्लियस है सर, डीएनए को काट रहा है, तो इसका नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पड़ा। उसमें भी सर ये इको R1 है, यानी फर्स्ट नंबर पे इसको आइसोलेट किया गया इस्चीरिचिया कोलाई से, जो कि इस्चीरिचिया उसका जीनस था, कोलाई उसकी स्पीसीज थी, स्ट्रेन था सर RY13, जिसमें से हमने R ले लिया। तो आपको पहला नॉमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर होगा, नहीं भी आया होगा
तो भी आप कमेंट कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे तो समझ में आ चुका है सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। नहीं आता है तब भी कमेंट करना, आप मेरे भाई बहन जैसे ही हो। सपोर्ट आपको जितना मैं कर सकूं उतना मैं कर पाऊंगा, पर मुझे जितना आता है मैं उतना ही बता पाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं खुद बहुत इंटेलिजेंट हूं, अगर मैं खुद इंटेलिजेंट होता तो मैं ये खुद कर पाता, पर मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूं। पर अब जितना आता है मैं उतना आपको बता देता हूं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, बी ले लेते हैं, आपको हाइंड थ्री के बारे में बताते हैं। हाइंड थ्री, थोड़ा दूर दूर लिखता हूं मैं, हाइंड थ्री। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो अब हाइंड थ्री में करने जा रहे हो, डायरेक्ट हाइंड टू के बारे में आप कुछ बता नहीं रहे हो, इको आर टू के बारे में बता नहीं रहे हो, आपको क्या आता नहीं है उसके बारे में, तो आप तो बेवकूफ बना रहे हो सर। आप तो हाइंड थ्री बता दे रहे हो, एनसीईआरटी में तो हाइंड टू के बारे में भी डिस्कस है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि नीट में जो है ना, रिसेंट में इको R5 के ऊपर भी क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको सिर्फ नॉमेनक्लेचर करना सिखा रहा हूं। अभी हम जिसके बारे में एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, जो कि हम पैलिंड्रोमिक उसके बारे में पढ़ेंगे ना, पैलिंड्रोम के बारे में, तो उसमें जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है मैं उसको बता रहा हूं, उसका नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं। आपको ऐसा ही उनमें भी करना है। इको R5 पे भी क्वेश्चन आ रखा है, हाइंड टू पे भी आ रखा है, ये तो एक ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है सर, ये उसको बता रहा हूं मैं। जो कई लोग ना ये मत सोच लेना कि आपको नहीं आता तो आप इको R5 के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हो, हाइंड टू के बारे में नहीं कर रहे हो, ये सब वैसे ही नॉमेनक्लेचर है। तो यहाँ पे जो ये H का मतलब है सर, ये क्या है, इस H का मतलब क्या होगा सर, ये H होगा यहाँ पे जीनस होगा सर, जीनस, और जीनस भी क्या होगा सर, हीमोफिलस। उसमें से हम पहला कैपिटल लेटर ले लेंगे, तो जीनस लिखो सर आप क्या, हीमोफिलस। बहुत बढ़िया। अब बात करें सर ये IN का मतलब क्या है, ये IN होता है वैसे ही जैसे आपने ऊपर पढ़ा था सर, IN होगा यहाँ पे स्पीशीज। अच्छा, IN क्या है सर, स्पीशीज है। स्पीशीज भी कौन सी, देखो यहां से आपने H ले लिया और यहां पे आप देखोगे तो ये इन्फ्लुएंजे होती है सर, क्या होती है, इन्फ्लुएंजे, गंजे। तो यहां से आपने क्या ले लिया सर, IN ले लिया, जो कि स्पीशीज को रिपीट करता है या डोनेट करता है। अब ये D का मतलब क्या है सर, D का मतलब होता है अगेन स्ट्रेन। अच्छा ओके, स्ट्रेन। स्ट्रेन में भी कौन सा स्ट्रेन, RD, उसमें से D ले लिया। सर RD में से R क्यों नहीं लिया, या RD ही क्यों नहीं ले लिया, ये क्या मतलब है सर। कभी तो आप पहला लेटर लेने को कहते हो और यहाँ पे आपने D सेकेंड लेटर ले लिया, ये क्या कारण है, आपको जो सरल लग रहा है वो पढ़ा दे रहे हो। नहीं देखो, ऐसा हुआ कि हाइंड थ्री में हिनर थ्री क्यों नहीं कर दिया, उसकी मर्जी, वो हिनर थ्री भी तो कर सकता था, वो RD स्ट्रेन में से R भी तो ले सकता था, वो क्यों नहीं लिया सर उसने। देखो ऐसा था कि R वाला स्ट्रेन ऊपर आ गया था इको R1 में, यानी RY13 स्ट्रेन था, उसको हिनर लिख देता तो अच्छा नहीं लग रहा था ना, सेम वही हो जाता। कुछ अलग करने के लिए उसमें से D ले लिया उसने स्ट्रेन में से, तो वो क्या कहलाया सर, RD स्ट्रेन था, उसमें से D लिया, जीनस तो H हो गया यानी हीमोफिलस, स्पीशीज हो गई इन्फ्लुएंजे IN, और स्ट्रेन तो RD में से D ले लिया। तो सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया। और ये रोमन नंबर क्या बता रहा है सर, थर्ड, ये भी बता रहा है, देखो इसका भी मीनिंग है, ये रोमन नंबर बता रहा है सर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन एंड उसका कैरेक्टराइजेशन। तो ऑर्डर विच इट वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड, ऑर्डर in which enzyme has been isolated, ये रोमन नंबर है, ठीक है, isolated and characterized। मैं लेख भी अच्छी बना रहा हूं, मैं बातें कम करता हूं, पर मैं जब पढ़ाता हूं तो बातों में निकल जाता हूं, वो बातें करना भी जरूरी है। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें करो पढ़ाओ नहीं, वो गलत हो जाता है।
तो आपसे कह रहा है हमने नोमेनक्लेचर समझा सर न्यूक्लियसेस का। न्यूक्लियस क्या होते हैं? जो डीएनए को काटते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को बाहरी तरफ से काटने का काम करते हैं, एंडोन्यूक्लियस जो है सेंटर या फिर कहीं ऐसे पार्ट से काटते हैं जो बीच में होगा न कि किनारे में होगा। बहुत बढ़िया। हमने एंडोन्यूक्लियस पढ़ा सर जो डीएनए को काटने का काम करते हैं। हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एग्जाम्पल पढ़े। अब हमने उसका नोमेनक्लेचर सीखा कि हम किसी भी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को नाम कैसे देंगे। इको R1 सर हमने इको R1 ही क्यों दिया, कुछ और दे देते। तो इको R1 में जो होता है ना वो इस्चीरिचिया कोलाई होता है, जिसका जीनस में से हम ई ले लेते हैं, और कोलाई में से जो CO है वो सर स्पीशीज को ले लेते हैं, और RY13 उसका स्ट्रेन था तो उसके R को ले लिया, और 1 ये बता रहा है सर कि इस्चीरिचिया कोलाई में से पहले नंबर पे जो निकाला गया वो क्या था सर? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन था, और कैरेक्टराइजेशन उसका बताया, तो ये इको R1 हो गया। अब हाइंड 3 क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे में से H ले लिया, इन्फ्लुएंजे में से IN ले लिया, और स्ट्रेन जो कि RD था उसमें से D ले लिया, और रोमन नंबर वो 3rd नंबर पे निकाला गया और उसका कैरेक्टराइज कर दिया गया। तो सर ये तो हमें समझ में आ गया, कुछ और भी बता दो जिससे कि हमारा और अच्छा हो जाए। अब हमें नोमेनक्लेचर आ गया, अब इसका वो बताओ सर यूज क्या है, ये कहाँ काम आएगा? यानी ये जो हमने इको R1 पढ़ा, क्या ये हमारे बैंक के एग्जाम में काम आ जाएगा? क्या हम इसको IIT JEE में सॉल्व करके आएंगे? नहीं यार, इसको तो आप नीट में पढ़ोगे, और नीट में भी कहाँ पढ़ोगे? ये क्या काम आता है? हमारे नोमेनक्लेचर तो समझ में आ गया। ये काम क्या करता है सर? ये डीएनए को काटता है, किस सीक्वेंस में काटता है, यानी कि इसकी कौन सी सीक्वेंस है, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस बताओ जहां पे ये काटने का काम करेगा, तो वो भी तो बताओ। नोमेनक्लेचर तो समझ में आ गया, अब इसका हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे। हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, उसका हमने एक पार्ट क्या कर लिया सर? पढ़ लिया। हमने उसको क्या आइसोलेट कर लिया एंजाइम को बैक्टीरिया में से, तो बैक्टीरिया में से सिर्फ एंजाइम को आइसोलेट किया है, पर अभी उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं किया, तो कैरेक्टराइजेशन करना जरूरी है। तो नोमेनक्लेचर तो हमने करना सीख लिया, यानी कि हमने वो स्ट्रेन निकाल ली सर, वो एंजाइम निकाल लिया जो कि काटेगा, तो अब उसका हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं। तब तक आप इसको नोट करो। कर लिया होगा नोट? आप वीडियो को पॉज करना, नोट करना, ऐसा नहीं कि मैं साथ में ही नोट करने दूं। तो अब आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मिटाता हूं। नोमेनक्लेचर तक तो हमको समझ में आ गया। अब हम करते हैं सर इसका कैरेक्टराइजेशन, यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किस सीक्वेंस को काटेगा, ऐसा कौन सी जगह है जहां पे ये काटने का काम करेगा। बहुत बढ़िया। तो नोमेनक्लेचर तो आ गया सर, अब ये कट कहां करता है? तो देखो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके लिखना। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है? तो अब तक क्या पढ़ा रहे थे वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था, पर अब ये काट कहां रहा है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिखो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कट एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्या कर रहे हो सर आप? किसको रुलाए जिंदगी, सबको दुआ दे। गाना गा रहे हो सर आप? तो गा नहीं सकते क्या? नाच के भी दिखा दो। नहीं, नाच के नहीं दिखाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है सर? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये क्या भला का नाम है सर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? मैंने तो कभी सुना ही नहीं है। तो आपने और चीजें भी क्या सुनी थी सर? ये तो सब नई चीजें बता रहे हो आप, ये तो बुक में दे रखी हैं, आप क्या नहीं बता रहे हो सर? ये तो सब बुक में दिया है, हम तो बुक से पढ़ लेगा, तो पढ़ लो।
लेक्चर मत देखो, सही बात है, ये बुक में दिया है। तो बोल रहा है क्या, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब ये तो समझ में आ गया कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होता है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की क्या भला है सर? देखो होता क्या है ना, ये जो अभी इको R1 पढ़ा, ये क्या काटता है सर? ये क्या काटता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये क्या है सर, इको R1, ठीक है। ये कट करता है सर, क्या, कट एट, ओके। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में जानते हैं। G A T T C, ओके, C A ओ नहीं, सॉरी, C T A Z। अच्छा ये क्या लिख दिया सर, ये तो कुछ अलग लग रहा है। तो ये स्ट्रैंड है सर 5' to 3' ऐसे, और ये चलेगा 3' to 5'। अब कह रहा है ना, जो इको R1 होता है वो कट करता है सर। कट किसको करता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, यानी कि वो ऐसी जगह ढूंढता है डीएनए में जहां वो काटने का काम करेगा। अच्छा, काटने का काम करेगा, तो ये क्या बीच में काटेगा या किनारे काटेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कहां काटने का काम करेगा सर, ये एक सीक्वेंस पे काटेगा जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा, और वो क्या कहलाएगी सर, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अभी रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है सर, आप तो ये नए नए वर्ड बोलते जा रहे हो, ये तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये तो ऊपर से जाने लग रहा है सर। तो डीएनए आपको ये तो पता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इधर पर भी कोई सीक्वेंस चल रहा होगा, इधर भी कोई सीक्वेंस चल रहा होगा, यहां भी कोई सीक्वेंस चल रहा होगा, यहां भी कोई सीक्वेंस चल रहा होगा। ऐसा नहीं है 5' यहां होगा, यहां होगा ये 5', ये 3' क्या होगा सर, यहां होगा, और यहां पे कुछ डीएनए चल रहा होगा ना अपना मस्त मगज, और ये 5' यहां होगा, ठीक हो गया। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, याद रखना, जिस सीक्वेंस पर एक एंजाइम किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को ही काटेगा, ऐसा नहीं कि उसका जहां मन आ रहा है वहां काट दे। एक ऐसा सीक्वेंस होगा, ऐसी जगह होगी या ऐसा पैटर्न होगा जिसपे वो काटेगा और वो अपनी जगह को चुनेगा, तो उसको क्या कहते हैं सर, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है सर, इसका ये कहां काटने को काम करता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप लिख लो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बारे में। आप तो बात कर रहे थे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होता है कि आप एक ओरिएंटेशन को पकड़ो और उस सीक्वेंस को उसी ओरिएंटेशन पे पढ़ो दोनों साइड से, और वो सीक्वेंस सेम आनी चाहिए। मान लो आपने ओरिएंटेशन पकड़ी 5' to 3', आपने क्या करा, एक डीएनए में एक ओरिएंटेशन पकड़ ली 5' to 3', उसमें पढ़ना शुरू किया, तो आप देख रहे हो GAATTC 5' to 3'। अब उसी ओरिएंटेशन में दूसरी तरफ से पढ़ना शुरू करो, यहां चलो 5' to 3', तो आपको क्या दिख रहा है, GAATTC। फिर से समझो क्या कह रहा हूं, आप क्या करो ना, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब ये होता है, एक ओरिएंटेशन को सबसे पहले पकड़ो, उस सीक्वेंस को उसी ओरिएंटेशन पे दोनों साइड से रीड करो, तो आपको क्या मिलना चाहिए सर, सेम मिलना चाहिए। जैसे आपने डीएनए में 5' to 3' वाला एक ओरिएंटेशन पकड़ा, पहले वाले डीएनए में आपने पढ़ा GAATTC, अब उसके दूसरी तरफ से भी वही ओरिएंटेशन लेना है, तो वो भी देखो GAATTC। कोई कह रहा है मेरे को 5' to 3' पसंद नहीं है सर, मैं 3' to 5' पढ़ेगा, पढ़, यहां से पढ़ना शुरू कर, CTTAAG। अब फिर से 3' to 5' पढ़ेगा, फिर ऐसा नहीं कि 5' to 3' जा, फिर से 3' to 5' जा, तो ये होगा CTTAAG। मतलब दोनों तरफ से पढ़ के आप सेम जगह में पहुंच रहे हो सर। तो आपने ये सुना है मलयालम
तो देखो ये क्या होता है ना सर, मलयालम। चाहे आप यहां से पढ़ो, मलयालम होगा या तो ये पढ़ लो, देखो MAL, या यहां से चलो MALYA और AYA, स्पेलिंग सही है क्या? मलया। अब इधर से लिखो मलयालम, सही आ रही है। मतलब आप ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, सेम होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लो, मैडम। मैडम, अब आप ऐसे पढ़ो मैडम या फिर ऐसे पढ़ो, या तो आप ऐसे पढ़ते जाओ मैडम या फिर ऐसे लिखो, तो देखो आप दोनों तरफ में वही तो पढ़ोगे। तो क्या है सर, ये ऐसी सीक्वेंस होती है जहां पे हमने एक ओरिएंटेशन पकड़ी और दोनों तरफ से उस ओरिएंटेशन को रीड करो तो सेम आनी चाहिए, तो इसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब इसकी एक डेफिनेशन लिखवा दो जिससे कि हमें क्लियर हो जाए सर, सब कुछ मजा आ जाए, ऐसा ना लगे कि सब धुंधला धुंधला लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये लग जाए सर सब धुंधला धुंधला लगे, तुझ पे ही फोकस है, मतलब कि वो वाली लाइन नहीं सुनी आपने, ना दिखला तू इतनी तेजी करके बातें लेजी लेजी, तो वहां पे आपने सुना होगा कि सब धुंधला धुंधला लागे, तुझ पे ही फोकस है। तो यहां पे आपको फोकस करना है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की डेफिनेशन लिखनी है, तो लिखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। अब ऐसा थोड़ी कि वहां पे ये लिख दोगे पेपर में कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में ये बताया था सब धुंधला धुंधला लागे तुझ पे ही फोकस है, ये थोड़ी लिखोगे सर, उसकी एक डेफिनेशन लिखोगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो लिखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जस्ट सिलेक्ट, जस्ट सिलेक्ट। अरे गाना बहुत गाते हो, तो आपको मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए सर, ऐसे नहीं तो यार मैं यहाँ पढ़ाने थोड़ी आया हूँ, ये तो किताब में भी पढ़ लो वहां से, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ सर, आपको समझाने आया हूँ, आपको फील कराने आया हूँ। नहीं तो ये तो सब चीजें किताबों में भी लिखी है, आपको किसी भी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक को पकड़ो, बुक आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। पढ़ाने नहीं आया हूँ सर, मैं आपको समझाने आया हूँ, आपको एक्सप्लेन करने आया हूँ एक चीजें। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जस्ट सिलेक्ट अ कॉमन ओरिएंटेशन, कॉमन orientation and read the sequence and read the sequence। अच्छा मास्टर, सीक्वेंस को पढ़ाओगे आप, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल फोर वाला, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो सिलेक्ट 5' to 3', और नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मैं 5' to 3' नहीं लूंगा, मत ले, 3' to 5' ले ले, जैसे मैंने आपको वहां पे बताया। और द सीक्वेंस विल बी सेम on both strand। अच्छा, तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ये होता है कि आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है कॉमन ओरिएंटेशन और रीड करना पड़ता है सीक्वेंस को। फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट की सीक्वेंस कौन सी, 5' to 3', उस सीक्वेंस को आपने दोनों तरफ से पढ़ दिया तो आपको सेम देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं सर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। और आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक एंजाइम की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है ना, वो अलग अलग हो सकती है सर। आपको लेक्चर बड़े लग रहे होंगे, आप देख के डर रहे होंगे कि सर टाइमिंग तो आप 49 से 50 मिनट पढ़ा रहे हो, एक टॉपिक को ऐसे कैसे सिलेक्शन होगा सर।
पर आप देखो ना उसमें मेहनत कितनी लग रही है सर। मैं कई सोर्सेस से आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉपी एक किताब से आपको पढ़ा दे रहा हूँ। पहले खुद एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ सर उसके लिए, फिर मैं अपने नोट्स को लिख रहा हूँ सर, मॉड्यूल से क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ सर। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई बुक लगा रहा हूँ प्रीवियस ईयर की, तो 4-4 5-5 चीज़ों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को जो आता है मैं वो आपको बता दूँ, तो ऐसे तो कोई भी बता देगा सर, ऐसा नहीं करना है। खेलना नहीं है भावनाओं से। आप इस तरह से इमोशन से जुड़ चुके हो तो उस इमोशन को बनाए रखना है सर। आपको सिलेक्ट होना है सर, क्योंकि सपना पूरा करना है अपना भी और अपने घर वालों का भी। तो हम कह रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जस्ट सिलेक्ट अ कॉमन ओरिएंटेशन एंड रीड द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट 5 to 3 द सीक्वेंस विल बी सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड। यानी दोनों स्ट्रैंड में क्या होना चाहिए सर, सीक्वेंस सेम होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं सर, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं यहाँ पे। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो हमको समझ में आ गया, और हर एक एंजाइम की सीक्वेंस अलग अलग होती है। अब जो ये इको R1 होता है ना, ये काटने का काम करता है। इसने अपना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस चुन लिया, अब ये काटेगा कहां से, तो आइए अब हम समझते हैं ना इको R1 कैसे काटने का काम करता है। तो ये हमारा प्यारा सा इको R1 है। अब ये काटेगा सर किसको, तो मैंने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताया था, मैं डैश डंडों को हटा दे रहा हूं। ये है सर क्या, GAATTC, और यहां CTTAG। अब याद रखना कि जो ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटते हैं। मुझे प्यास बहुत लग गई यार, एक बार पानी पी लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। पानी पी लूं मैं एक बार। लगातार पढ़ाने में प्यास लग जाती है। तो ये बोल रहा है ना, जो ये एंडोन्यूक्लियस होते हैं ये हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटते हैं। अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं, फॉस्फोरस और ये शुगर वाले बॉन्ड आपको मैंने बताए थे शुरू में। नहीं बताए थे तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा दूंगा, तो बायोमोलिक्यूल्स भी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। कई सारी चीजें हैं, कई चीजें जिम्मेदारी है, तो सब पढ़ाना है। तो ये बोल रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटता है, और दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। मैं अलग तरीके से दिखाता हूं। तो ये क्या है सर, ये जुड़े हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। किससे जुड़े हैं सर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और दो न्यूक्लियोटाइड जो आपस में जुड़े हुए हैं सर, ये जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर आप पढ़ेंगे जो ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य में जो बॉन्ड होता है ना सर, वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमिन सर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ोगे वहां आपको पता चलेगा एडेनिन थाइमिन भी डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, थाइमिन एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, थाइमिन एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, साइटोसिन ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में नीचे तो हाइड्रोजन बॉन्ड से और ऊपर की तरफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ने का काम करते हैं, काटने का सॉरी जुड़ने का काम करते हैं। अब जो ये इको R1 की जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो किस जगह से काटने का काम करती है सर, वो यहां सिलेक्ट करेगी। अगर उसने 5 to 3 में स्टार्टिंग के GA के बीच में काटा, तो वो जब अगले 5 to 3 वाली तरफ पड़ेगी तो वो यहां से काटने का काम शुरू कर देगी। तो आपको देखो जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो हमेशा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटता है। उसने स्टार्टिंग में 5 to 3 में G और A के बीच में काटा, तो वो नीचे से भी G और A के बीच में काटेगा। तो ये आपको दो पीस दे देगा, दो टुकड़े दे देगा। तो वो अलग अलग सर दो टुकड़े आपको कैसे देखने को मिलेंगे, तो वो दो टुकड़े आपको दो पीस सर ऐसे देखने को मिलेंगे, GC T T A और एक टुकड़ा ऐसा आ जाएगा, क्या आएगा सर, बीच में प्लस। आप देखो क्या आएगा, T नहीं, सॉरी
इधर से आएगा ना, इधर से ए टी टी सी जी, इस तरह से आएगा। यानी दो टुकड़े आपको मिल जाएंगे और ये दो टुकड़े सर कैसे हो जाएंगे, आपस में अलग अलग हो जाएंगे। बड़ा मजा आया जोड़ने का वाला, जोड़ने का वाला। ये दो टुकड़े हो गए सर और ये अलग अलग हो गए। आपने तो थोड़े तिरछे बना दिए, क्या ऐसे कटते हैं? नहीं, वो तो कटेंगे सीधे ही ना, बस मेरे हाथ थोड़े टेढ़े चल रहे हैं। तो सर क्या हुआ, दो टुकड़े आपको मिल गए। अब ये दो टुकड़े सर कैसे एंड बने, तो ये बने सर स्टिकी एंड। स्टिकी एंड ये क्या होता है, ये क्या क्या पढ़ा रहे हो सर? स्टिकी, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये क्या चल क्या रहा है, खेल क्या है सर? खेला कुछ नहीं है, ये खेला सिर्फ इतना सा है कि उसने अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस पता लगाई, उसने काट दिया। क्या काट दिया सर? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस जी और ए के बीच में काटा, यहां से भी जी और ए के बीच में काटा, दो टुकड़े हो गए। और ये क्या बनाते हैं सर? स्टिकी एंड बनाते हैं। अब ये स्टिकी एंड क्या होता है ना सर, अगर आप इन दोनों टुकड़ों को आपस में रख दो तो ये फिर से जुड़ जाएंगे, तो काटने का फायदा क्या? अभी बताता हूं। ये बोल रहा है ना कि आपने स्टिकी एंड बनाए, और स्टिकी एंड का मतलब ये होता है कि आपने इन दोनों डिब्बों को फिर से एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये जुड़ के फिर से वही बन जाएंगे, यानी ये ऐसे जुड़ जाएंगे फिर से। तो सर काटने का फायदा क्या? काटने का फायदा होता है, अभी मैं बताता हूं उसको। आप इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करा के देखो, क्या देखने को मिलेगा। तो देखो ये दो टुकड़े सर मैंने ऐसे ही रख दिए, एक के ऊपर एक। ये तो जी है, ये सी है, ये टी है, ये टी है, ये ए है, ये ए है। ओके, अब ये डिब्बा अलग है, जो डिब्बा अलग है। वाह वाह वाह, ना ना ना। अब दूसरा डिब्बा इसके ऊपर रखो, मैं इसको थोड़ा अलग रंग से दिखाऊंगा, बड़ा मजा आऊंगा। और इस डिब्बे में देखो ए होगा, ए होगा, टी होगा, टी होगा, सी होगा, जी होगा। अब इस डिब्बे को जोड़ो। सर डिब्बा डिब्बा कर रही हो आप, डिब्बे को डिब्बे से जोड़ा तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? ये जुड़ जाएंगे सर आपस में और हाइड्रोजन बॉन्ड पुनः बन जाएंगे। कैसे बनेंगे सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दिखाओ। तो जी और सी के बीच में तो पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ था। बढ़िया बढ़िया सर। ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा सर। ए और टी के बीच में फिर से डबल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, टी और ए के बीच में डबल बॉन्ड, और सी और जी के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड था ही। तो सर काटने का फायदा क्या हुआ? तो आपने ये देखा जो स्टिकी एंड होते हैं ना सर, स्टिकी एंड आपस में चिपकते हैं और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड दोबारा बना लेते हैं। यानी स्टिकी एंड क्या बनाते हैं सर? हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर लेते हैं। तो काटने का फायदा बताओ सर। काटने का फायदा ये होता है ना कि अब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपस में नहीं बना पाएंगे सर। जो यहाँ पे ये जो ईगो R1 ने काटा था, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को काटा था, ये बॉन्ड अब बनना मुश्किल हो जाएगा सर। ये कौन सा बॉन्ड होता है सर? ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्टिकी एंड पुनः बना लेते हैं। यानी कि क्या, प्यास बहुत लग रही है यार। स्टिकी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना लेते हैं, पर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की उनकी औकात नहीं है सर। यहाँ पे औकात में इसलिए बोल रहा हूं कि अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएंगे, यानी कि ये कोवलेंट बॉन्ड आपस में नहीं बन पाएंगे। तो स्टिकी एंड तो बन गए। स्टिकी एंड ने क्या किया? आपस में इकट्ठा हुए, सबमर्ज हुए, तो इन्होंने क्या बनाया सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। पर इनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि ये कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो आप हमेशा याद रखना कि स्टिकी एंड जब बनते हैं तो केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की इनकी प्रोपेंसिटी रखते हैं। और जो स्टिकी एंड होता है इसको दूसरा नाम बोलते हैं सर कोहेसिव एंड,
ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो काटे होते हैं इको R1 ने, उनको बनाना इनकी बस की बात नहीं होती है, यानी फॉस्फोडाइस्टर आर कोवलेंट बॉन्ड विच कैन नॉट फॉर्म इन दिस केस। अब हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं सर। स्टिकी एंड की डेफिनेशन क्या होती है? स्टिकी एंड की डेफिनेशन तो लिखा दो, तो लिखो स्टिकी एंड की डेफिनेशन। ये सब मिटा दो, एक बार मिटा दो सर। हल्द्वानी बाजार में तेरा झुमका गिरी क्यों, हल्द्वानी बाजार में तेरा झुमका गिरी क्यों, झुमका उठाने में दुपट्टा गिरी क्यों, झुमका उठाने में दुपट्टा गिरी क्यों। गाने मत गाओ सर, हमको भी गाना गाने का मन करता है, हम भी गाना गाने लग जाएंगे तो आपसे अच्छा गा देंगे, तो ये तो सच बात है, आप अच्छा गाओगे। तो बात करते हैं हम स्टिकी एंड्स की। स्टिकी एंड्स, इसको दूसरा नाम क्या होता है सर? इसको दूसरा नाम होता है कोहेसिव एंड्स, जो आपस में जुड़ सकते हैं। अच्छा, स्टिकी एंड्स और कोहेसिव एंड्स क्या होते हैं? तो डेफिनेशन आप लिखो, क्या होता है? व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट, मुझे यार इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी आती है तो मुझे कॉपी पकड़नी पड़ती रहती है। व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट they have a tendency to form of hydrogen bonds. अच्छा, when they come in contact they have a tendency to form hydrogen bonds, यानी कि इनके पास हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी होती है बनाने की। बट इको R1 का काम क्या होता है सर? इको R1 का काम ये होता है, इको R1 क्या करता है? इको R1 कट करता है, वो भी लिख दो, इको R1 कट ब्रेक फॉस्फोडाइस्टर bonds in double-stranded DNA. This is how a restriction endonuclease कट द DNA, जो आपको मैंने काट के दिखाया था। ठीक हो गया सर। अब हमें ये समझ में आ गया स्टिकी एंड्स क्या होते हैं सर। वो एंड्स यानी कोहेसिव एंड्स, व्हेन दे कम इन कांटेक्ट दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। इको R1 क्या करते हैं सर? इको R1 कट करते हैं, ब्रेक कर देते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डबल स्ट्रैंडेड DNA। दिस इज हाउ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द DNA। अब इतना तो हमने पढ़ लिया सर, लेक्चर लंबा होते जा रहा है। आप हाइंड 3 के बारे में कब बताओगे? हाइंड 2 के बारे में कब बताओगे? इको R5 के बारे में क्या बताओगे सर? मैं कब पढ़ पाऊंगा इनके बारे में? रुको जरा, सब्र करो, एक लेक्चर में सब नहीं हो पाएगा। फिर आप कहोगे लेक्चर लंबा हो गया सर, मैं तो 2 मिनट ही देखेगा और बंद कर देगा। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा कि हाइंड 3 की क्या सीक्वेंस है और वो कैसे स्टिकी एंड्स बनाएगा या क्या बनाएगा। इसके बारे में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, जो कि आपके सामने कभी भी आ सकता है, क्योंकि तूफान कभी बता के नहीं आता। ठीक है, अब मेरे दिल में एक बात है जो कि बहुत दिनों से है, मैं कब से कहना चाह रहा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मैं उसका इंतजार कर रहा था। ये मिट क्यों नहीं रहा है? ये मिटेगा अभी, इसकी तो हाथ भर जमीन मिटेगी। अरे मिट नहीं रहा, बाद में मिटा दूंगा। चलो, बहुत दिनों से मेरे एक बात मेरे दिल में थी जो मुझे कहनी थी, मैं कब से कह नहीं पा रहा था, वो आपको आज मौका मिला है तो मैं कह देता हूं। तो लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये पेपर में आ सकती है। अपनी कॉपी निकाल लो और लिखो, शुरू करो। मैं जो लिखने जा रहा हूं वो ये है सर, ये नीट में आएगी 4 नंबर पे सीधा।
या 10 नंबर पे, ये कहना था सर मुझे। थैंक यू कहना था आप सभी से। बहुत दिनों से मेरे मन में ये बात थी, आज मैंने कह डाली। अब मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिला, और जो मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था छाती के पास, अब वो थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। मैंने वो बात आपसे कह दी। थैंक यू सर लेक्चर में बने रहने के लिए। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सामने लेक्चर नंबर 3 आ चुका है, लेक्चर नंबर 4 का इंतजार करना। अब मैं थोड़ा हंसी से पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले ऐसा लग रहा था कईयों को कि आप तो रट के आते हो सर, आपको कुछ भी नहीं आता, आप तो कुछ भी पढ़ा जाते हो सर, आपको तो क्या है पहले से लिख के लाते हो, करके पढ़ के चले जाते हो, लेक्चर भी छोटे बनाते हो सर। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। नहीं भी आया होगा, अपना फीडबैक आप देना, मैं फिर से बता दूंगा। थैंक यू बने रहने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।